बेटा आप लोग को सबसे पहले कल पीछे से पेपर बनाना है, पेपर आप लोग का छूटने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट और उससे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो वाली प्रैक्टिस कर लो, बेड डेप और पीआरडीडी वाली प्रैक्टिस कर लो, उनको पहले बनाना आप लोग। कल पेपर में बड़े क्वेश्चंस को पहले बनाना आप लोग, मतलब जो पीछे के 6 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं ना, उनको पहले बनाना। जैसे कि फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, और क्या था आपका, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इनको आपको पहले बनाना है। और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये सब बनाने के बाद ना बेटा फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो प्रॉफिट निकालने वाला, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकाल के प्रॉफिट या लॉस निकालना, है ना। क्लोजिंग कैपिटल में हम जो प्लस करते थे, ड्राइंग्स को एडिशनल को माइनस करते थे, तो जो हमारा आता था वो क्या आ जाता, और ओपनिंग कैपिटल को माइनस करते थे, तो जो आता था वो अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इन क्वेश्चंस को पहले बनाने के बाद आगे के क्वेश्चंस में आना सॉल्व करने के लिए, और एमसीक्यू को लास्ट में बनाना। तो पार्ट ए पार्ट बी करके पेपर आपका आएगा, तो पार्ट बी के क्वेश्चंस को बड़े क्वेश्चन, और आंसर नंबर सही लिखना। आंसर नंबर को ना कॉपी के बीच में भी लिखना, जैसे आंसर 2 है ना, तो आंसर 2 किनारे में भी लिखना मार्जिन के, और कॉपी के बीच में भी लिखना ताकि दिखे। और बेटा नीट एंड क्लीन बनाना, काटा पीटी मत करना। और बड़े क्वेश्चन जो बनते रहेंगे ना उनको पहले बना लेना, क्योंकि टाइम छूटेगा, टाइम मैनेजमेंट, कल का समय बहुत कम पड़ेगा। एमसीक्यू में टाइम बर्बाद मत करना, एमसीक्यू को आखिरी में देखना। जब सब बना लेंगे तो क्या होगा, सब तो बना चुके हैं, सब तो टिक कर चुके हैं, तो फिर बाकियों से पूछने में भी आसानी जाएगी। हाँ अभी लोग तो दिमाग लगा के वो कर चुके होंगे, तो बाकियों के दिमाग पे रिले करके अपना जो लगता है उसको मैच करके टिक कर लेना आखिरी में। तो पहले बड़े क्वेश्चंस बना लेना, क्योंकि पेपर छूटने पे चलते ही कम मार्क्स आता है अकाउंट्स में। और अभी आप लोग को बुलाया था, आप लोग पहुंच नहीं पाए, तो इसलिए मैं आप लोग को ये वीडियो भेज रहा हूँ। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये टाइम इंपॉर्टेंट आप लोग समझते नहीं, जो नहीं आए हैं, 2 बच्चे आए हैं, ये लोग समझते हैं। इसके अलावा बेटा सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चन कर लेना रेक्टिफिकेशन में, और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट वाला कर लेना। कैश बुक कर लेना, कैश बुक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक से, पैटी कैश बुक, एनालिटिकल पैटी कैश बुक से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पेपर बाहर से आ रहा है ना बेटा, एनालिटिकल का चांसेस है। सिंपल और एनालिटिकल 2 था ना, तो उसमें जो पैटी खर्चे होते, चिल्लर खर्चे उनका, वो वाला पढ़ लो, ठीक है। ओवरड्राफ्ट का कैश बुक का बैलेंस आ सकता है, जो आप लोग को कल टिक करके भी दिया था, मैं 11 चैप्टर्स दिया था। फिर बेटा थ्योरी पार्ट से आप लोग का प्रोविजन एंड रिजर्व है, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 4 से कैश और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। चैप्टर 3 से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पढ़ लो। और क्या था, और क्या था, और इसके अलावा था बेटा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मटेरियल। फुल डिस्क्लोजर मतलब क्या होता है, कंप्लीटली बुक्स में डिस्क्लोज करना, कोई मटेरियल फैक्ट को छिपाना नहीं। मटेरियलिटी प्रिंसिपल मतलब कि अगर आपका बिजनेस करोड़ों का है तो 2-4 हज़ार के चिल्लर खर्चों को मिसलेनियस दिखा दो, अलग से आपको अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट। मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या होते थे, यही डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, और एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। द रिवेन्यू मस्ट मीट टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड, मैचिंग प्रिंसिपल्स के अंदर में लिखा हुआ था कि रिवेन्यू से मीट करने वाले एक्सपेंसेस होने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अकाउंट वेरीफिएबल, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या था कि आपके अगर सीए आता है ऑडिट करने के लिए तो इजीली वेरीफाई कर पाए। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या था, जो रिवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो, सेल्स जनरेट कर रहे हो, उसको रिकॉग्नाइज करो और उसको बुक्स में रिकॉर्ड करो, ठीक। और क्या था, अब एक 2 टर्म और थे। प्रूडेंस प्रिंसिपल था, जिसको कंजर्वेटिव्स बोलते हैं कि बचा के चलना। ये था बेटा आपके इसके अंदर में कुछ टर्म्स चैप्टर 3 में। चैप्टर 2 में आप लोग को इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स टिक करके दिया था। चैप्टर 1 का लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, बुक कीपिंग अकाउंटिंग, ये थ्योरी पार्ट था। फिर चैप्टर 6 से आप लोग का डेबिट क्रेडिट वाला था, उसको आप लोगों को देखना है कि कहाँ पे पर्सनल अकाउंट लिखना है, रियल लिखना है, नॉमिनल लिखना है, इनके बारे में आपको देखना है ना। और उसके बाद क्या है, ट्रायल बैलेंस में आप लोग का देखना है कि वो कभी कभी कैपिटल दे दिया है, मिसिंग वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन दे सकता है, या फिर सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन दे सकता है, बैलेंसिंग फिगर जो ट्रायल बैलेंस में ओपन करना रहेगा, ठीक है। लेजर्स में ज़्यादा परेशान नहीं करेगा आप लोग को, अगर लेजर आता भी तो उसको बाद में देखना। और बस, और फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर्स में आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जरूर, वो जो आप लोग को ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन दिया था वो। और इसके अलावा आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन के मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल वाले, ओपनिंग एसेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग लायबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल वाले क्वेश्चंस आप लोगों को बेटा मिल जाएंगे। फिर वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैपिटल करोगे तो प्रॉफिट लॉस उस टाइप का निकलेगा।
फिर वो आप लोग को लास्ट चैप्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जितने जो तरह तरह के विचित्र विचित्र टॉपिक्स लगते हैं ना आपको कि ये सस्पेंस अकाउंट खोलना, वो ओवरड्राफ्ट खोलना, फाइनल अकाउंट के अंदर में आप लोगों का वो एडजस्टमेंट्स खोलना, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैनेजरियल कमीशन बिफोर आफ्टर, जितने अतरंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इन्हीं सब की जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री को कैसे भूल गया भाई, जीएसटी वाला, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी, सेट ऑफ जीएसटी, ये सब आप लोग का ओपन होगा। जर्नल भी आएगा वैसे ही, अतरंगी अतरंगी लाइव स्टॉक्स, कमीशन रिसीव, कमीशन एक्रूड जो कल करा रहा था, इस टाइप से रिलेटेड। और इसके अलावा आप लोगों का जीएसटी वाले तो इसमें आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा वो लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, फिर कैश डिस्काउंट, कैश वाले अमाउंट पे बस माइनस होता है, कैश वाले पे, क्रेडिट वाले पे नहीं। फिर जीएसटी लगाते हैं, फिर टोटल अमाउंट पेबल अमाउंट या टोटल अमाउंट रिसीवेबल, टोटल रिसीवेबल अमाउंट या पेबल अमाउंट आपका आता है, मतलब सेलिंग प्राइस विद जीएसटी या परचेस प्राइस। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट निकलता है, फिर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड करते हैं, अगर दिए हैं तो डिस्काउंट अलाउड, और अगर मिला है तो डिस्काउंट रिसीव नाम से इनकम बन के क्रेडिट में आता है। तो इतनी चीज़ें थी जर्नल एंट्री में। फिर यहाँ पे फाइनल अकाउंट का आपका क्या था, एडजस्टमेंट्स थे। एडजस्टमेंट थ्योरी के अंदर में आप लोग का क्या था, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में था। ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो क्या होगा, जीएसटी दिया हुआ है तो क्या होगा, इनपुट सी जीएसटी है, इनपुट एस जीएसटी तो क्या होगा। क्या कर रहे हो यार, तमाशा चल रहा है क्या। इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी दिया है तो क्या होगा आप लोग का, वो सेट ऑफ के बारे में वहाँ पे आप लोग को दिया हुआ था। फिर क्या दिया उसके अंदर में बेटा, मैनेजर कमीशन बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया, बेड डेप और पीएफडीडी वाले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के बारे में आप लोग का टॉपिक वहाँ पे आएगा। जैसे कि आप लोगों का बेड डेप दे देगा, फिर आप लोग का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप दे देगा, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दे देगा। तो डिस्काउंट ऑन डेटर में क्या याद रखना कि अगर 1 लाख का डेटर दिया है, 5,000 का बेड डेप है, तो बचा कितने का, 95,000 का। 95,000 पे अगर 5,000 का और पीएफडीडी बनाना है तो बचा कितने का, 90,000 का। तो उस 90,000 का 5% या 10% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनेगा। पीएफडीडी के लिए सिर्फ बेड डेप माइनस करते हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाने के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप के अमाउंट को भी माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग डेटर बचता है उस पर बनाते हैं। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये हो गया। और बस यही सारे एडजस्टमेंट्स है। ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो क्या होगा। हर साइड का 2 साइड इफेक्ट आता है अगर क्लोजिंग एंट्री साइड दिया हुआ है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, और अगर अंदर में दिया हुआ है तो उसका कहाँ आता है, एक ही साइड इफेक्ट आता है। अगर लॉस बाय फायर है, स्टॉक जल गया, कुछ हो गया, तो कहाँ से माइनस करोगे, परचेज से माइनस करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाओगे। उसका इंश्योरेंस क्लेम आ गया तो उसको कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड में दिखाओगे। क्लोजिंग स्टॉक्स में कोई चीज़ जुड़ी हुई तो वो दिखाओगे। क्लोजिंग स्टॉक को बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर में रिकॉर्ड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में दी हुई है तो सीधा वो कहाँ आती है, बैलेंस शीट में आती है। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर में दी हुई है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आती है और बैलेंस शीट के एसेट साइड भी आती है। अगर आपको एडजस्टेड परचेज दे दिया हुआ है तो आप लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और परचेज को नहीं दिखाते हो, सिर्फ एडजस्टेड परचेज को दिखाते हो डेबिट साइड में, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इसी प्रकार से आप लोगों को सीओजीएस के बारे में दिया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में दिया था, इसका भी न्यूमेरिकल आप लोग का आएगा। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बेचने हुए सामान की कीमत। फिर बेटा वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला आएगा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स दे दिया है, पर आप लोग को कॉस्ट दे दिया था, तो उसमें क्या करना है, डेवलपिंग रिलेशन लगाना है और यूजिंग ब्रह्मास्त्र लगाना है कि जिसके पास जो बैलेंस है यदि वो बढ़ता है तो वही करो, और घटता है तो उसका उल्टा करो करके आप लोगों को वैल्यू निकालना रहेगा। इसके अलावा बेटा आप लोगों को यहाँ पे हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट आप लोग को निकालना रहेगा। वो निकलता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का क्या अंतर था। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंसेस को बोला जाता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगे, प्रोडक्शन के बाहर लगने वाले खर्चों को, वेयर हाउस में और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चों को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2 पार्ट में टूटता है, एक ऑपरेटिंग, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस में हर साल लगते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ऐसा हिस्सा जो हर साल लगता है उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं, और उस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। और उससे फिर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या एबनॉर्मल लॉसेज जो कभी कभार होते हैं, ठीक है, या चैरिटी, इन सब में जो हम खर्चा कर दिए हैं, इस टाइप की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो हर साल नहीं लगते। उसको माइनस कर दिए अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनको प्लस कर दिए किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, तो क्या आ जाता है बेटा, नेट प्रॉफिट आ जाता है, जो कि ट्रांसफर किया जाता है कहाँ, बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में जोड़ा जाता है। और अगर लॉस आ गया तो अपोजिट साइड आ जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के और भी कुछ फॉर्मूले थे जो नीचे से बनते हैं। नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दिए तो क्या आ जाता है बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है,
ठीक है। तो ये वाले आप लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आप लोग बेटा सीधा सेल से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दोगे तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। और ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलता कैसे है, तो वही COGS में ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ दिए तो क्या बन गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट बन गया। पूरा फॉर्मूला बोलना चाहोगे तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो। या फिर अगर एडजस्टेड परचेस से COGS का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो क्या बन जाएगा बेटा, एडजस्टेड परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर एडजस्टेड परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यही सारे फॉर्मुलेस थे बेटा जिनका आपको यूज करना है और इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, विद एडजस्टमेंट से भी आ रहे हैं, 2 चैप्टर्स है। और अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मैंने पहले ही बताया, ये वीडियो कुछ 10-12 मिनट का बन गया है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो। और इसके अंदर मैंने आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बताया। स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व के अंदर में पढ़ लेना कैपिटल रिजर्व, व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व, इसके बारे में देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स के बारे में, ठीक है। डेप्रिसिएशन में आप लोगों का PFDD वाला प्रोविजन फॉर मतलब लाइबिलिटीज अप्रोच वाले क्वेश्चंस, और उसमें भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा और WDV मेथड से आएगा। या फिर हो सकता है एक साथ 3-4 मशीन खरीदे, एक साथ 3-4 मशीन बेचे और सिर्फ मशीन अकाउंट बनाने के लिए बोलते। तो आप लोग को पहले कैसे बनाना है, यही सारे अकाउंट्स को बनाना है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो गलत होने के बाद उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं बनाना है, फिर टाइम बचने पर उसको बनाना है, क्योंकि कल टाइम की कमी पड़ेगी। और हड़बड़ा के गलत नहीं बनाना है, पेशेंस रखते हुए बनाना है। जब कॉपी में सॉल्व करो तो हौले हौले बनाना है, लेकिन खाली बैठने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। और जो क्वेश्चन गलत हो जाए उसको काटना नहीं है, उसको पड़े रहने देना है, आगे बढ़ जाना है जगह छोड़ के। फिर समय मिलेगा तो उसको काट पीट के ठीक कर लेना, काटा पीटी ना करो, काटा पीटी में मार्क्स एक्स्ट्रा कट जाते हैं। और पहले बड़े क्वेश्चन बनाओ, MCQ जब सब कर लेंगे ना तब बनाना ना, MCQ में टाइम बचाना है ना। चलिए इतना ही मेरे को आज की क्लास में आप लोग को बताना था। अलविदा।